नमस्कार, मेरा नाम है नील दृष्टि IAS के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज का संपादकीय द हिंदू अखबार से लिखा है नमन पुगालिया साहब ने, जो कि एक कंपनी के को फाउंडर हैं। किस बारे में ये संपादकीय है? हालिया जो चुनाव हुए उसमें जो वोटिंग पैटर्न देखने को मिला, उसने भारतीय राजनीति में कई चले आ रहे मुहावरों को पुनर्परिभाषित करने का काम किया है। वो कौन से मुहावरे हैं, नई पुनर्परिभाषा क्या है, इसकी चर्चा इस संपादकीय करता है। ब्रॉड आउटलुक पर आगे बढ़े इससे पहले आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। तो ब्रॉड आउटलुक क्या है? सबसे पहले वो कि हालिया रिजल्ट्स क्या रहे, उसके बाद जो जाति आधारित राजनीति भारत में मानी जाती थी कि वो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उसकी एक जगह है, तो वो क्यों उसकी जगह थी, उसके अपने लोकतांत्रिक कारण है। कई बार लोग तमाम आइडेंटिफायर्स को, पहचानों को ऐसे देखते हैं जैसे ये किसी प्रकार की समस्या थी या नहीं, वो एक अलग मसला है। बात यह है कि उस पहचान की इलेक्टोरल सिस्टम में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैल्यू क्यों थी, ऐसा ये संपादकीय बताता है। और अब वो वैल्यू क्यों खत्म हो रही है, इसकी भी चर्चा संपादकीय करता है। संपादकीय कहता है कि वेलफेयर का एक नया तरीका इजाद हुआ है हाल के समय में। उस तरीके ने पुराने जो चले आ रहे कास्ट एपरेटस थे, कास्ट सिस्टम थे, जिसमें जो लाभार्थी या बेनिफिशियरी थे वो कास्ट मॉडल्स की वजह से सुविधाओं तक अपनी पहुंच बना पाते थे, वो पुराना मॉडल ध्वस्त हुआ है। कैसे ध्वस्त हुआ है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि किस प्रकार के दो नए उभरते हुए मॉडल हमें दिख रहे हैं। दो उभरते हुए मॉडल में दो पार्टियों का जिक्र है, भाजपा और आम आदमी पार्टी का जिक्र है। जो विफल होते हुए मॉडल है उसमें तमाम वो पार्टियां हैं जिनमें बसपा, सपा यानी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टीज हैं। और चर्चा कांग्रेस की भी है कि कैसे उसका जो राइट आधारित उसकी व्यवस्था थी, कांग्रेस भी कई योजनाओं के लिए जानी जाती है जो अधिकार केंद्रित थी, जैसे शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट पास होता है, RTE एक्ट पास होता है, मनरेगा पास होता है, एक प्रकार से रोजगार का अधिकार मिलता है उसके अंतर्गत। राइट टू इंफॉर्मेशन पास हुआ, इंफॉर्मेशन का अधिकार, तो वो भी एक अधिकारों वाली पार्टी थी, बट वो किस तरह से फेल हुई। इन सब बातों की चर्चा इस संपादकीय में की गई है। हमारी समझ के लिए इंपॉर्टेंट है और सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं, सोसाइटी हमारे पेपर 1 का पार्ट भी है, उस लिहाज से भी ये संपादकीय महत्वपूर्ण है। बिंदुवार चर्चा शुरू करते हैं। तो नमन पुगालिया साहब क्या कह रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन जो हाल के समय में उसके जब रिजल्ट आए, अलग अलग राज्यों में, 4 राज्यों में भाजपा की जीत हुई, एक राज्य में आम आदमी पार्टी की जीत हुई, तय तौर पर बाकी सारी पार्टियां हार गई। तो उसमें माना जा रहा है कि कुछ बड़े बदलाव दो मतों पर, दो चीजों में हमें दिख रहे हैं। क्या बड़े बदलाव दिख रहे हैं? कि कास्ट, भारत में जाति जितनी महत्वपूर्ण या जितना महत्वपूर्ण समीकरण इसका माना जाता था चुनावों में, वो वोटिंग चॉइसेस में कितना असर दिखा रहा है असल में, इसको लेकर समझ बदली। और दूसरा कि जो लाभार्थी वर्ग है, बेनिफिशियरी वर्ग है, उस तक लाभ कैसे पहुंच रहा है, वो भी इस वोटिंग पैटर्न को कैसे प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में भी एक नई समझ आती हुई दिख रही है। तो ये दो बातें संपादकीय कहता है कि इसके ये समझ इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग चुनावों के रिजल्ट को कई दूसरे चले आ रहे प्रचलित मुहावरों में ही देखना चाहते हैं। वो कहते हैं जाति का मुहावरा नहीं चल रहा होगा तो शायद धर्म का मुहावरा चल रहा होगा, धर्म का मुहावरा नहीं चल रहा होगा शायद राष्ट्रवाद का मुहावरा चल रहा होगा। इस तरह की बातें संपादकीय में कम से कम संपादक महोदय कह रहे हैं कि कुछ नए मुहावरे गढ़े जा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट उन नए मुहावरों में है। उसके बाद वही बात कि आखिर ये जाति इतना महत्वपूर्ण समीकरण क्यों था संपादक के अनुसार, वो इसलिए था क्योंकि एक समय में जिस प्रकार की भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था इजाद हुई और जिस प्रकार से भारत की राजनीति इजाद हुई, उसमें जिस भी व्यक्ति को सरकार से कोई लाभ प्राप्त करना होता था, उसमें बरादरी या फ्रेटर्निटी जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता था। उस बिरादरी के नेटवर्क, उस फ्रेटर्निटी के फ्रेटर्नल टाइज मदद करते थे लोगों की व्यवस्था या सिस्टम या सरकार, आप जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें, उसमें पहुंच बनाने के लिए। तो ये कास्ट नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस सर्व करते थे और जिसकी वजह से लोगों को
सरकारी सहायता तक लोगों की पहुंच बनती थी। बदलाव क्या आया? बड़ा बदलाव आया, डिजिटल डिलीवरी सिस्टम। डिजिटल डिलीवरी सिस्टम ने इस पूरी इक्वेशन को ही बदल दिया। कैसे आया डिजिटल डिलीवरी सिस्टम? जैम ट्रिनिटी कहा जाता है इसको। जैम ट्रिनिटी में जे का मतलब है जनधन अकाउंट, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब ये योजना शुरू की गई। लेकिन बात केवल जनधन अकाउंट की नहीं थी कि हम 2015 तक 7.5 करोड़ अकाउंट खोलेंगे, प्रत्येक व्यक्ति का अकाउंट खोलेंगे ताकि उनका वित्तीय समावेशन हो सके। वित्तीय समावेशन में जनधन महत्वपूर्ण है, बट हम बात कर रहे हैं पूरी जैम ट्रिनिटी की। तो आधार क्या है? आधार हम आज जानते हैं, जिसको आधार कार्ड, जिसकी शुरुआत 2009 के आसपास दिखने लगी थी, वो भी इसमें आके जुड़ गया। और उसके बाद भारत में मोबाइल की एक प्रकार से जो क्रांति हुई, पूरे विश्व में हुई, भारत भी उसका हिस्सा बना। लेकिन भारत में अच्छी बात यह हुई कि भारतीय सरकारों ने, अलग अलग पार्टियों की सरकार रही, लेकिन सरकारों ने जो पहले की वो असल में आकर जैम ट्रिनिटी का पार्ट बन गई। तो जो बेनिफिशियरी है, वो जो लाभार्थी है, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल की सहायता से सरकारें सीधे तमाम तरह की सुविधाएं, उनकी सैलरीज, उनके पेंशन, उनके स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो पैसा है, या कोरोना काल में जो अतिरिक्त मदद भिजवाई गई, तमाम इस तरह की योजनाओं में पैसा या सहायता पहुंचाना आसान हो गया। तो जैम ट्रिनिटी या फिर डिजिटल डिलीवरी सिस्टम ने इस पूरे कास्ट के फ्रेमवर्क को बदलने में एक अहम भूमिका निभाई। इससे उन पार्टियों को मजबूती मिली जिनका कास्ट नेटवर्क उतना मजबूत नहीं था, जिनका जाति आधारित नेटवर्क इतना मजबूत नहीं था, लेकिन जो इन फ्रेमवर्क्स पर डिलीवर करना जानती थी। हर पार्टी अपना वोटर वर्ग, समर्थक वर्ग तैयार करती है। समर्थक वर्ग को तैयार करने के लिए तमाम तरह के लाभ दिए जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में कई बार डेनिग्रेटिव लैंग्वेज में, बुरी भाषा में डोल्स कहा जाता है। बट असल में सरकारों की जिम्मेदारी भी होती है कि समाज के अलग अलग वर्गों तक लाभ पहुंचे। तो वो लाभ पहले जाति आधारित व्यवस्था से आसान होता था, डिजिटल व्यवस्था ने उस पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। ये बात महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कई पार्टी इस बात को समझ नहीं पा रही हैं, और जिन पार्टियों का कास्ट आधारित जो समीकरण था वो नहीं था, वो इस ऑल्टरनेटिव को अपना भी नहीं पा रही हैं। तो ये दोनों बातें भी समझने वाली हैं, हमारी समझ को व्यापक करती हैं। तो इस बात को कहने के बाद संपादक महोदय कहते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी का पतन देखने को मिल रहा है। इसके बाद संपादकीय ये कहता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि जो पार्टियां डेवलपमेंट मॉडल की बात करती रही हैं, उदाहरण के तौर पर भाजपा, वो जाति का इस्तेमाल नहीं करती हैं। जाति का इस्तेमाल होता है, जाति अभी भी एक महत्वपूर्ण घटक है, केंद्रीय घटक नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है? क्योंकि उनका जो वेलफेयर मॉडल है उसमें डिजिटल मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है, जैम ट्रिनिटी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये जैम ट्रिनिटी का पूरा मॉडल, डिजिटल डिलीवरी का पूरा मॉडल इस बात में भी बहुत सहायक होता है कि आप जो कई बार असल में मुहावरा सुनते हैं, डबल इंजन की सरकार, जिसमें कहा जाता है कि राज्य में भी वही सरकार हो जो केंद्र में हो। तो केंद्र की यानी कि भाजपा, तो भाजपा इशारा कर रही होती है कि अगर राज्य और केंद्र में सेम सरकारें होंगी तो आसानी से, क्योंकि डिजिटल डिलीवरी में सबसे अच्छी बात ये है, कुछ लोग इसको बुरी बात भी मान सकते हैं, जॉन डरीस साहब जैसे लोग, वो कुछ बेहतर आलोचनात्मक पक्ष देते भी हैं, उसकी चर्चा हम कभी और करेंगे। बट सबसे अच्छी बात यह है कि डायरेक्ट डिलीवरी बहुत आसान हो जाती है उसमें। तो इस तरह की पार्टियों को ये आसानी भी होती है ये मॉडल पेश करने में कि हम केंद्र में मजबूत हैं, हमें राज्यों में भी मजबूत होना चाहिए। उसके पीछे का लॉजिक ये है, और क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सिंपल तरीके से पेंशन, स्कॉलरशिप, तमाम तरह की सब्सिडी, यहाँ तक कि वैक्सीनेशन जैसी बातें, वैक्सीनेशन हमने देखा भारत में एक बहुत बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव चली, उसमें से एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो सरकार द्वारा प्रायोजित वैक्सीनों का था। वो भी आधार, एक प्रकार से कहा जाए तो आधार और मोबाइल फोन ने उसको आसान बनाने में, सुगम बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा हम जानते ही हैं कि भारत में जो इंडिया स्टैक है, इंडिया स्टैक पर कभी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, बट मोटी भाषा में समझे तो इंडिया स्टैक यानी वो पूरा फ्रेमवर्क जिसमें नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा बनाया गया पूरा UPI फ्रेमवर्क भी है, जिसके द्वारा हम गूगल पे, फोन पे, तमाम चीजें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आधार भी है।
जिसमें तमाम तरह के डिजिटल एप्स भी हैं। ये सब को हम सामूहिक रूप से इंडिया स्टैक कहते हैं, या हम ये भी मान सकते हैं कि इंडिया स्टैक ही सबका फाउंडेशन है। तो भारत में जो इंडिया स्टैक है, जिसकी नींव आधार के साथ ही रखी जानी शुरू हो गई थी, उस इंडिया स्टैक की स्केलेबिलिटी, यानी उसको अब बड़ा किया जा सकता है क्योंकि आपका फाउंडेशन तैयार है। इसने भी वेलफेयर के इस नए मॉडल को लोगों तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहीं पर बात वो भी आ जाती है कि ये माना जाता है कि वेलफेयर जब घरों तक पहुंचता है तो महिलाओं तक ये वेलफेयर ज्यादा टेंजिबल रिजल्ट देता है। यानी कि महिलाएं, हमने कुछ दिनों पहले के एडिटोरियल में बात भी की थी कि महिलाएं अब राजनीतिज्ञों को दिखने लगा है कि वो एक महत्वपूर्ण घटक हैं, उनको टारगेट करना होगा कि वो उनकी समर्थक बने। तो यहाँ पर भी वेलफेयर बड़ा अच्छी भूमिका निभाता है कि परिवार की दशा दिशा सुधरती देखकर, और केवल परिवार की ही बात नहीं हो रही है, इसमें से कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें मेन बेनिफिशियरी महिलाओं को बनाया गया है, एक प्रकार से उनका सशक्तिकरण भी हुआ है। तो इससे एक और जो वोटर वर्ग है जो अब उभरा है भारत की राजनीति में, जो एक प्रशंसा योग्य बात है, वो वर्ग भी इस वेलफेयर मॉडल से जुड़ता है। तो देख रहे हैं कि जैम ट्रिनिटी जैसी बात, डिजिटल अवसंरचना वाली बात कितनी दूर तक जा रही है राजनीति में, और तमाम तरह के फायदे तो हैं ही, लेकिन साथ में लोकतंत्र की शक्ल भी बदल रही है। तो संपादकीय कह रहा है कि अब यहाँ पर यह भी बात आती है कि इसमें भी दो तरह के मॉडल हैं, यानी कि जो विकास की राजनीति कही जाती है, वेलफेयरिज्म की राजनीति कही जाती है, जिसको कुछ लोग डोल की राजनीति भी कह सकते हैं, लाभार्थियों की राजनीति भी कह सकते हैं। उसमें भी दो तरह की राजनीति है। एक राजनीति वो है जो तुरंत पेंशन सब्सिडी त्वरित रूप से पहुंचाने की बात कर रही है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कि आपकी सिलेंडर की सब्सिडी सीधे आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी, इस तरह की बातें। दूसरी राजनीति है जो कह रही है कि स्कूलों को सुधारना है, अस्पतालों को सुधारना है, जो कि लंबा समय लेती है। लंबी अवसंरचना का डेवलपमेंट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है, वो बहुत समय लेता है, बट वो भी इसी प्रकार की राजनीति है, वेलफेयर की राजनीति है। तो आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, उसके मोहल्ला क्लिनिक हुए या स्कूलों में उसने जो काम किया है, जिसको अधिकतर लोग मानते हैं कि सच में कुछ कार्य हुआ है, कुछ लोग नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन पार्टी का कम से कम जो मेन स्टैंड है वो यही है। और इस प्रकार से वो स्कूल और हेल्थ केयर पे फोकस करके गरीबों को ये कन्विंस करने में पार्टी ने एक बड़ी सफलता पाई है कि वो वेलफेयर के इस मॉडल पर काम करेगी। किस मॉडल पर? जिसमें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस होंगे, इनको लंबा समय लगेगा, भले ही उनके मुकाबले दूसरे तरह के वेलफेयर की हमने बात की थी, उनके मुकाबले इनको लंबा समय लगेगा, लेकिन ये ज्यादा स्थायी भी होंगे। तो ये सब मॉडल नए नए आ रहे हैं। तो जो बेसिक कंटेस्ट रहेगा वो किस बात में रहेगा कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत जो लाभार्थी है वो तुरंत ही खुश है, उसकी अपनी भूमिका रहेगी, और लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस लोग देखें कि शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि सच में भारत जैसे देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। कहा जाता है कि भारत में अ फैमिली इज ओनली अ इलनेस अवे फ्रॉम पॉवर्टी। आपके घर में एक बड़ी बीमारी आ जाए, आप एक मध्यवर्गीय परिवार भी अचानक से गरीबी रेखा के नीचे जा सकता है। इसी तरह शिक्षा पे जितना खर्च, शिक्षा जितनी महंगी होती जा रही है, ऐसे में अगर सरकारें शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करती हैं तो ये लोगों को लुभाता है। तो ये दो मॉडल्स के बीच एक लड़ाई रहेगी, और ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी का कब्जा है किसी मॉडल पर। हर पार्टी जो इस तरह की राजनीति करना चाह रही है वो इन दोनों मॉडल्स को साधने की कोशिश करेगी। हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये मॉडल किस तरह से हमें अभी प्रकट होते हुए दिख रहे हैं। तो इसी तरह जैसे आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रेटजी हमने बात की शिक्षा और स्वास्थ्य वाली, भाजपा क्या कर रही है? भाजपा कह रही है कि हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की बात हो रही है, रोजगार बेरोजगारी भत्ते जैसे चीजों की बात हो रही है। तो ये फिर से हम वही देख रहे हैं कि ये दो मॉडल्स में भी अब कंपटीशन हो रहा है। राजनीति की दिशा बदलती हुई सी दिख रही है, बयार बदलती हुई सी दिख रही है। अब सब कुछ अच्छा सुन लिया, देख लेते हैं कि इससे जुड़े 3 प्रश्न क्या उठ रहे हैं। 3 प्रश्न उठ रहे हैं कि पहली बात तो कि जो यंग वोटर्स हैं उनके जहन में इस समय क्या चल रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्यों देखने वाली बात होगी? कि हालिया हुए विधानसभा चुनावों में ये देखने को आया कि जैसे जैसे चुनाव के चरण बीतते हैं, जो यंग वोटर्स हैं उनकी भागीदारी वैसे ही कम थी, वो और कम होती गई।
इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो पूरी राजनीति है लाभार्थियों वाली, उसमें अधिकतर लाभ जो है वो प्रौढ़ वर्ग और वृद्ध वर्ग के लिए है। तो वो एस्पिरेशनल वर्ग, वो वर्ग जिसके पास बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, उस वर्ग को इस राजनीति में क्या मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरा कि ये जो नई राजनीति के बयार आ रही है, उसमें जो जाति आधारित राजनीति थी और जाति आधारित राजनीति पे चलने वाली पार्टियां, अब ये भी मतलब नहीं है, जैसे कि हमने कहा कि जो पार्टियां विकास की राजनीति कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि उनके लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जाति केंद्रीय नहीं हो गई है, जाति एक घटक है। उसी प्रकार से ये भी समझ लीजिए कि जो जाति आधारित पार्टियां हैं, हमने जिक्र किया कि एक तो क्यों बनी, ऐसा मतलब नहीं है कि वो केवल जाति आधारित राजनीति करती हैं, जाति उनके लिए केंद्रीय घटक है। विकास और तमाम दूसरे मुद्दे, जैसा कि हमने चुनावों में देखा, उनकी बात भी जोर शोर से होती है। लेकिन संपादकीय सवाल पूछ रहा है कि ऐसी राजनीति में उन पार्टियां जिनका केंद्रीय घटक ही केंद्रीय तत्व ही जाति आधारित पहचान थी, उन पार्टियों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि जाति के नेटवर्क पर जो राजनीति करने की गुंजाइश थी वो लगातार कम होती जा रही है। और जैसा कि भाजपा के वादों ने और भाजपा के कामों ने गुड गवर्नेंस के आइडिया को मजबूत करने की तरफ काम किया है, उन्होंने लोगों को इस बात पर तैयार किया है कि वो गुड गवर्नेंस के साथ हैं, या फिर आम आदमी पार्टी ने लोगों को इस बात पर सहमत किया है कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करने का मादा रखती है। इन दोनों बातों ने जाति आधारित राजनीति के स्पेस को थोड़ा और छोटा किया है, संकुचित किया है। तो ये दूसरा प्रश्न है कि ऐसी पार्टियों का क्या भविष्य होगा, इस समीकरण का क्या भविष्य होगा, हम जानते नहीं है। देखिए, हम जब जानते नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि खत्म ही तो होना है, ये आपके हमारे हाथ में नहीं है, और हम इसको एक अध्ययन की दृष्टि से देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। संपादक महोदय भी अपनी बातें बोल सकते थे, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम इस ओर सोचें कि अब राजनीति बदल रही है तो कुछ भी रूप ले सकती है, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तीसरी बात क्या है कि एक बड़ी लिस्ट है पार्टीज की, जो इन दोनों बातों में से, जो दोनों मॉडल्स हमने चर्चा की, इन दोनों मॉडल्स में से कहीं दिखती नहीं है ठहरती हुई। इन पार्टीज का जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं। बात कांग्रेस की भी की गई है कि बड़ी आयरनी है कि कांग्रेस, जो कि वेलफेयर आधारित राजनीति को लेकर चला करती थी, वो प्लैंक, वो जगह उससे भाजपा ने छीन ली है। सेम मनरेगा, आधार, जैम ट्रिनिटी, ये सारी योजनाएं अब इन पर एक प्रकार से वो लग चुका है कि इनको बहुत बेहतर तरीके से भाजपा चला रही है। तो जिस स्पेस में कांग्रेस एग्जिस्ट किया करती थी, उस स्पेस से कांग्रेस को बाहर किया जा चुका है, कांग्रेस के लिए वो स्पेस छोटा हो चुका है। आखिर बात कि अभी भी सभी पार्टियों के लिए स्पेस है। स्पेस क्यों है? क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं इस विकास की राजनीति, गुड गवर्नेंस, स्कूल, स्वास्थ्य, इन सब के बावजूद कई मुद्दे हैं। बढ़िया बात है, इससे राजनीति और समझ में आती है कि कई मुद्दे हैं जिन पर बात अभी भी बहुत अच्छे से हो नहीं पा रही है। कौन से वो मुद्दे हैं? उदाहरण के तौर पर रोजगार सृजन का मुद्दा। हमने चर्चा की कि अभी भी यूथ तय नहीं कर पा रहा, यूथ में एक होपलेसनेस दिख रही है राजनीति को लेकर कि राजनीति क्या सच में हमारे लिए प्रासंगिक है। ये कई पार्टीज के लिए, उन पार्टीज के लिए भी जो अभी मजबूत है, उन पार्टीज के लिए भी जो अभी कमजोर है, एक अहम ओपनिंग विंडो है कि रोजगार जैसे सृजन जैसे मुद्दे एक तो किसी पार्टी ने बहुत अच्छे से भुनाए नहीं है, दूसरा एक यंग वर्ग जो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर जाता दिख रहा है, इस बात को सुनकर उसकी ओर वापस आ सकता है। तो जो लोकतंत्र में अगर यूथ की वापसी होनी है तो ऐसे आख्यान की जरूरत है, ऐसे नैरेटिव की जरूरत है जिसमें यूथ को दिखे कि उसकी जगह है, और उस जगह के लिए रोजगार सृजन और इस जैसे तमाम कार्यक्रम। सारे विचार तो संपादक महोदय नहीं दे सकते, लेकिन ये बस इशारा है इस चीज का कि ये पूरा फलक इतना विस्तृत है, ये होराइजन इतना वास्ट है कि इसमें तमाम मुद्दों के लिए जगह है। जैसे जैसे भारत में जो खेती आधारित अर्थव्यवस्था है, उसकी जगह अगर छोटी होती रही, उस प्रकार से छोटी होती रही जैसे दुनिया की कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में हुई है कि खेत से पैदावार तो बढ़े, लेकिन लोग धीरे धीरे खेती में उतने ही लोग रहें जिनका जीविकापोर्जन खेती से हो सकता है, और बाकी लोग दूसरे उद्योगों में या दूसरे रोजगारों में लग जाएं और बेहतर जीविका अर्जित करें। अगर वो मॉडल होता है और जो पूरा भारत का यूथ है, जिसमें तमाम तरीकों से ये साफ हो रहा है कि वो बहुत एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता को लेकर बहुत उत्साहित है,
तो ऐसे में हर पार्टी के लिए ये एक अवसर है कि अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, अपनी राजनीतिक धुरंधरता को दिखाने के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को सफल बनाने के लिए वो इन सब मुद्दों पर भी ध्यान दे। तो हमने आज के संपादकीय में जाना कि भारतीय राजनीति कुछ करवट ले रही है, ऐसा संपादक महोदय कह रहे हैं। करवट किस प्रकार से ले रही है, और पुरानी करवट में जब सो रही थी तो क्यों सो रही थी, नई करवट लेकर जब अंगड़ाई ले रही है तो क्यों ले रही है ये राजनीति, और उसमें क्या पार्टियां, आज का मॉडल उनका क्या है, भविष्य का मॉडल नई पार्टियों के लिए क्या हो सकता है। इन सब बातों की हमने चर्चा की। मिलते हैं एक नए संपादकीय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।